राजनीतिक सिद्धांत की रूपरेखा एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी जो ओम प्रकाश गाबा द्वारा लिखी हुई है वो 610 पेज है और इसका जो एडिशन है वो 8वां एडिशन है जो मैं कराने के लिए जा रहा हूँ। इसका पहला चैप्टर इस समय चल रहा है। पहले चैप्टर की दूसरी वीडियो स्टार्ट की गई है। यदि आपने पहली वीडियो ना देखी हो तो आप जो है पहली वीडियो को देख लें और इसका लाभ उठाएं। तो आज का जो चैप्टर यहाँ से शुरू हो रहा है, हेडिंग है पंच निर्णय। तो वह कार्रवाई जिसमें किन्हीं दो पक्षों के विवादास्पद विषयों को उन दोनों की सहमति से किसी तीसरे तटस्थ पक्ष के पास निर्णय के लिए भेज दिया गया है, फिर वे दोनों उस निर्णय को स्वीकार करने के लिए बाध्य होते हैं। जर्मन राममर्मज्ञ प्रिंस बिस्मार्क 1815 ने 1867 में कहा था कि राजनीति संभाव्य की कला है। पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ द पॉसिबल। इसका अर्थ यह था कि कोई व्यक्ति अपनी मांग पर अडिग रहकर राजनीति में सफल नहीं हो सकता। उसे दूसरों की आशाओं एक्सपेक्टेशंस के प्रति सजग रहना चाहिए और दूसरों की भावनाओं का सामना करना चाहिए। उसे यह देखना चाहिए कि तात्कालिक परिस्थितियों में कटु संघर्ष से बचते हुए क्या कुछ प्राप्त कर सकते हैं और उसकी प्राप्ति पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए। दूसरे शब्दों में राजनीतिज्ञ को एक सीमित उद्देश्य लेकर चलना चाहिए और उसकी पूर्ति होने पर अपना हाथ खींच लेना चाहिए। विरोधी पक्ष को नीचा दिखाकर अपना वर्चस्व स्थापित करने की लालसा स्वस्थ राजनीति का लक्षण नहीं हो सकता। राजनीति अपनी इच्छा के आगे दूसरों को झुकाने की कला नहीं है, बल्कि यह दूसरों के साथ मिलजुल कर अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने का साधन है। जो रेड पेन से लिखा हुआ है या डार्क है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें अपने लिए सर्वोत्तम की सिद्धि का हट नहीं करना चाहिए, बल्कि यह देखना चाहिए कि वर्तमान परिस्थितियों में सब पक्षों के लिए सर्वोत्तम क्या है। अतः यह सर्वोत्तम के निकटवर्ती को पाने की कला है। द आर्ट ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट है। राजनीति की इस परिभाषा को आज भी उपयुक्त माना जाता है। यह परिभाषा किसी देश की राजनीति पर भी लागू होती है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के लिए भी सर्वथा उपयुक्त है। हेडिंग है राजनीति का सरोकार मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से है। तो पॉलिटिक्स इज ए कंसर्नेड विद अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज। संघर्ष का राजनीतिक समाधान संबद्ध पक्षों को इसलिए स्वीकार होता है क्योंकि यह समाधान आधिकारिक ऑथोरिटेटिव होता है। डेविड ईस्टन ने पॉलिटिकल सिस्टम एन इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, तो डेविड ईस्टन की बुक है ये। डेविड ईस्टन ने पॉलिटिकल सिस्टम एन इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक हिंदी में इसका हो जाएगा राजनीतिक प्रणाली राजनीतिक विज्ञान की सर्वोत्तम दशा का अन्वेषण है। अर्थात ये पॉलिटिकल सिस्टम एंड इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस ये बुक है हिंदी इंग्लिश में, और इसका हिंदी में अनुवाद हो जाएगा राजनीतिक प्रणाली राजनीति विज्ञान की वर्तमान दशा का अन्वेषण, जो 1953 में लिखी गई थी। राजनीतिक संबंध समाज में मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से है। इस संक्षिप्त किंतु सार्वगर्भित परिभाषा में 3 महत्वपूर्ण शब्दों का प्रयोग किया गया है। अर्थात पूछा जाता है कि एन इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान राजनीतिक प्रणाली राजनीतिक विज्ञान की वर्तमान दशा का अन्वेषण है। इसमें से इसके द्वारा जो है जो 3 शब्द लिए गए हैं, ईस्टन द्वारा लिया हुआ शब्द कौन सा नहीं है, तो उसमें दे दी जाएंगे आवंटन, मूल्य, आधिकारिक और एक अन्य दे दी जाएगा। तो इस प्रकार के पूछे जाते हैं। तो इसके अंदर है शब्दों का प्रयोग किया गया है जिनका स्पष्ट विवेचन आवश्यक है। ये शब्द हैं
मूल्य आवंटन आधिकारिक। तो मूल्यों से ईस्टर्न का अभिप्राय है समाज में मिलने वाली वे वस्तुएं, लाभ, सेवाएं और सुविधाएं। अर्थात मूल्य से जो इसका अर्थ है वो ये है कि मूल्यों से मिलते हैं लाभ, सेवाएं, सुविधाएं जो दुर्लभ हैं और जिन्हें मूल्यवान समझा जाता है या जिनकी कामना की जाती है, चाहे वे भौतिक हों या आध्यात्मिक हों। जैसे कि हम सब रोजगार, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन सेवा, शिक्षा और मनोरंजन के अवसरों, मान सम्मान इत्यादि कामना करते हैं, इसलिए यह सब मूल्यों के उदाहरण हैं। दूसरे शब्दों में मूल्य ऐसी इष्ट वस्तुएं, लाभ या सेवाएं हैं जिन्हें हर कोई पाना चाहता है, परंतु उनकी इतनी कमी, स्कार्सिटी है कि उन्हें कोई ही पा सकता है। अतः इनके मामले में समाज के अंदर एक अनार 100 बीमार वाली कहावत चरितार्थ होती है। आवंटन से अभिप्राय है विभिन्न व्यक्तियों समूहों में इन वस्तुओं का वितरण या बंटवारा। अर्थात यह निर्णय करना कि किसे क्या मिलेगा, यह कार्यनीति पॉलिसी के द्वारा संपन्न किया जाता है, जिसमें निर्णयों का समुच्चय वेब ऑफ डिसीजंस आ जाता है। दूसरे शब्दों में जैसे बहुत सारे तंतुओं का जाल बुनकर वस्त्र बनाया जाता है, वैसे ही बहुत सारे निर्णयों को मिलाकर नीति तैयार की जाती है और समाज में मूल्यवान वस्तुओं, लाभों या सेवाओं का बंटवारा इस नीति के अनुसार किया जाता है। निर्णय का अर्थ, अर्थात निर्णय का अर्थ क्या है? तो निर्णय विकल्पों में से एक चयन। निर्णय क्या है? विकल्पों में से एक चयन है। अनेक विकल्पों में से एक चयन। अनेक विकल्पों में से एक चयन। उदाहरण के लिए जब बसें थोड़ी हों और बहुत सारी बस्तियों के लोग बस सेवा की मांग कर रहे हों, तब बस कहां से चलाई जाए, इस बारे में अनेक प्रस्ताव विचाराधीन हो सकते हैं। इनमें से उपयुक्त प्रस्तावों के चुनाव को निर्णय कहेंगे। नीति में निर्णय तक पहुंचना और उसे कार्यान्वित करना भी शामिल है। अब आधिकारिक शब्द की परिभाषा देना रह जाता है। ईस्टर्न के शब्दों में आधिकारिक का अर्थ यह है कि कोई नीति जिन लोगों के लिए बनाई जाती है, लागू की जाती है या वह जिन्हें प्रभावित करती है, वही लोग उसका पालन करना आवश्यक उचित समझते हों। दूसरे शब्दों में आधिकारिक सत्ता, अथॉरिटी का ध्येय लोगों को बाध्य करना या विवश करना नहीं है। इसका अर्थ किसी विशेष निर्णय या कार्रवाई को लागू करने के लिए लोगों से सहर्ष आज्ञा पालन कराने की क्षमता है। जब हम राजनीति की परिभाषा मूल्यों के आधिकारिक आवंटन के रूप में देते हैं, तब हम उसे एक सार्वजनीन सामाजिक विषय के रूप में पहचानते हैं। दूसरे शब्दों में राजनीति एक सर्वव्यापक गतिविधि है। किसी भी समाज में अभिष्ट वस्तुएं, लाभ और सेवाएं इत्यादि थोड़ी होती हैं और उनकी मांग करने वाले लोग ज़्यादा होते हैं। अतः वहाँ ऐसी आधिकारिक सत्ता की जरूरत होती है जो परस्पर विरोधी मांगों को सामने रखकर कोई ऐसा रास्ता निकाल सके जिसे सब लोग स्वीकार कर लें। इसका अर्थ यह नहीं कि सबकी मांगें पूरी कर दी जाती हैं या कोई समाधान हमेशा के लिए स्वीकार कर लिया जाता है। वास्तव में एक समाधान स्वीकार कर लेने के बाद नई मांगें नए रूप में प्रस्तुत की जा सकती हैं और फिर नए समाधान की तलाश शुरू हो जाती है। अतः राजनीति एक निरंतर प्रक्रिया है। हम किसी समाज की कल्पना नहीं कर सकते जिसमें राजनीति शुरू न हुई हो या समाप्त हो गई हो। राजनीति के इस दृष्टिकोण को हम साधारणतः उदारवादी दृष्टिकोण कहते हैं। राजनीति का यह एक आधुनिक दृष्टिकोण है। निष्कर्ष, राजनीति के परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत यह मानकर चलते थे कि सामाजिक जीवन का लक्ष्य या ध्येय पहले से नियत या निर्धारित है और समाज के सदस्यों को पहले से ही निश्चित व्यवस्था के भीतर अपने अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। किसी को उससे मतभेद प्रकट करने या कोई नया रास्ता सुझाने का अधिकार नहीं था। राजनीति का आधुनिक दृष्टिकोण प्राचीन दृष्टिकोण से इसलिए
भिन्न है कि इसमें मतभेद, संघर्ष या द्वंद्व को सामाजिक जीवन का स्वाभाविक लक्षण माना जाता है। इस मतभेद को दबाने पर बल नहीं दिया जाता, बल्कि इसका समाधान ढूंढने पर बल दिया जाता है। राजनीति के आधुनिक दृष्टिकोण के साथ यह मान्यता जुड़ी हुई है कि समाज में मूल्यवान वस्तुओं, सेवाओं, लाभों और अवसरों में से अपना अपना हिस्सा प्राप्त करने के लिए विभिन्न समूहों में मतभेद, खींचतानी और प्रतिस्पर्धा पाई जाती है। खैर, परंतु इन वस्तुओं का बंटवारा कैसे किया जाए, इसका तरीका क्या हो, इस बारे में सहमति पाई जाती है। अर्थात समाज के सदस्य ऐसे नियम और कार्यविधि, रूल्स एंड प्रोसीजर स्वीकार करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं जिनके अनुसार उनके परस्पर विरोधी दावों को सुलझाया जा सके। एक बार जो बंटवारा कर दिया जाता है, लोग उसे स्वीकार करके उसका सम्मान करते हैं। नियम तोड़ने वाले को दंड दिया जाता है, उसका उपवास किया जाता है या उसकी अंतरात्मा को उसे कचोटती है। परंतु इस बंटवारे से सब लोग संतुष्ट नहीं हो जाते। नई नई मांगे प्रस्तुत करने, नए समाधान ढूंढने और नई व्यवस्था स्थापित करने के साधन और अवसर हमेशा विद्यमान रहते हैं। राजनीति एक अध्ययन विषय के रूप में। नेक्स्ट हेडिंग है राजनीति एक अध्ययन विषय के रूप में। पॉलिटिक्स एज ए सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। राजनीति की पूरी तस्वीर को देखने समझने के लिए दो महत्वपूर्ण पक्ष ध्यान में रखने होंगे। एक और राजनीति शक्ति का प्रयोग क्षेत्र है और दूसरी ओर यह सामाजिक विकास का साधन है। आज के युग में राजनीति के माध्यम से शक्ति अर्जित करने के लिए बड़े बड़े धुरंधर मैदान में उतरते हैं। उनका लक्ष्य यह होता है कि किसी न किसी तरह लोकमत, पब्लिक ओपिनियन का समर्थन प्राप्त करके शक्ति के स्थान पर पहुंच जाएं और फिर अपनी सूझबूझ के अनुसार उस शक्ति का प्रयोग करें। दूसरी ओर लोकमत राजनीति को अपने कल्याण का साधन मानता है, इसलिए सर्वसाधारण राजनीतिज्ञों से बड़ी बड़ी आशाएं करते हैं। देखा जाए तो हमारे जीवन पर राजनीतिक परिवेश का इतना विस्तृत और इतना गहरा प्रभाव पड़ता है कि राजनीति में जनसाधारण की रुचि होना स्वाभाविक भी है, आवश्यक भी है। राजनीति के क्षेत्र में जब तुम स्वयं निर्णय करने से इनकार कर देते हो तो तुम वस्तुतः अपने लिए निर्णय करने का अधिकार दूसरों के हाथ में दे देते हो। ये रॉबर्ट डहल का स्टेटमेंट है। राजनीति के क्षेत्र में जब तुम स्वयं निर्णय करने से इनकार कर देते हो तो तुम वस्तुतः अपने लिए निर्णय करने का अधिकार दूसरों के हाथ में दे देते हो। किसने कहा? रॉबर्ट डहल ने। इस तरह मोटे तौर पर राजनीति इससे संबंधित चर्चा 3 स्तरों पर होती है। नंबर 1, राजनीतिज्ञों के स्तर पर, जो यह हिसाब लगाते हैं कि शक्ति अर्जित करने की दौड़ में अपने प्रतिस्पर्धियों को मात कैसे दी जाए। नंबर 2, सर्वसाधारण के स्तर पर, जो राजनीति को अपने कल्याण का साधन मानकर शासन की नीतियों, कार्यक्रमों तथा अन्य गतिविधियों की चर्चा और आलोचना करते हैं। नंबर 3, राजनीति वैज्ञानिक के स्तर पर, जिसे इन दोनों से पृथक और तटस्थ रहकर राजनीति का वैज्ञानिक विश्लेषण राजनीति विज्ञान की कोटि में आता है। पहले दोनों स्तरों पर जो चर्चा होती वह राजनीति विज्ञान के दायरे में नहीं आती। अतः राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता, हित समूहों के प्रवक्ता व अन्य राजनीतिज्ञ राजनीति से संबंधित तथ्यों और सामग्री का प्रयोग करते हैं, परंतु उन्हें राजनीति वैज्ञानिक नहीं कहा जा सकता। राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो सामग्री वस्तुतः की जाती है वह राजनीति विज्ञान की कोटि में नहीं आती। उदाहरण के लिए, राजनीतिक दल जो घोषणा पत्र जारी करते हैं, अपने नेताओं और उम्मीदवारों के बारे में जो साहित्य छापते हैं, पोस्टर या समाचार पत्र निकालकर अपने दृष्टिकोण या कार्यक्रम का
जो प्रचार करते हैं वह सब राजनीतिक वैज्ञान के लिए रुचि का विषय हो सकता है, परंतु वह राजनीति विज्ञान नहीं होता। दूसरी ओर स्वतंत्र समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में राजनीतिक गतिविधियों का विस्तृत निरूपण होता है और उनसे संबंधित संपादकीय भी लिखे जाते हैं। जनसाधारण में भी राजनीति की विस्तृत चर्चा होती है। क्लबों, रेस्तराओं या चौपालों में जहाँ भी लोग मिल जाते हैं, चर्चा का विषय घूम फिरकर राजनीति पर आ जाता है। प्रायः लोग अपनी परिस्थितियों और अपने परिवेश की प्रत्येक महत्वपूर्ण घटना का संबंध राजनीति के साथ जोड़ लेते हैं। सवाल चाहे बढ़ती हुई कीमतों का हो या आवश्यक वस्तुओं के अभाव का, मिलावट के खतरे का हो या भ्रष्टाचार के अभिशाप का, शिक्षितों की बेरोजगारी का हो या बढ़ती हुई गुंडागर्दी या आतंकवाद का, सबकी दृष्टि आखिरकार सरकार की नीतियों पर जा टिकती है और राजनीति की चर्चा शुरू हो जाती है। इस बातचीत में अपनी राय व्यक्त करते हुए कुछ लोग इसके माध्यम से अपनी राय बनाते हैं या बदलते भी हैं। इस तरह जनमत का निर्माण होता है जो आगे चलकर राजनीति को प्रभावित कर सकता है, परंतु कुल मिलाकर यह राजनीति के दर्शकों की बात होती है जिसका प्रभाव बहुत सीमित होता है। राजनीति वैज्ञानिक इसका प्रयोग आधार सामग्री के रूप में करता है जिसका व्यक्ति विश्लेषण करके वह अपने निष्कर्ष निकालता है। यदि राजनीति के अध्ययन को वैज्ञानिक आधार नहीं देंगे तो हमारा अध्ययन राजनीतिक चर्चा के अन्य रूपों के साथ घुल मिल जाएगा। इस सारी चर्चा के अंतर्गत जो विचार व्यक्त किए जाते हैं, राजनीति वैज्ञानिक उन्हें अपने आप में सही या गलत नहीं मान लेता, बल्कि उनके आधार पर केवल यह निर्धारित करता है कि लोग क्या चाहते हैं, राजनीतिक जगत को वे किस रूप में देखते हैं, सरकारी नीतियों के बारे में उनकी राय क्या है और इन नीतियों को सामने रखकर वे किस तरह के कार्य करने को प्रेरित होते हैं। उनके इस तरह चाहने, देखने, सोचने और कार्य करने से राजनीतिक प्रणाली किस तरह प्रभावित होती है। तो ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये सभी प्रकार के एग्जाम के लिए सफल हो सकती है। नागरिक के नाते एक नागरिक के नाते राजनीति वैज्ञानिक की अपनी अधिमान्यताएं हो सकती हैं, परंतु अपने अध्ययन में उसे व्यक्तिगत अधिमान्यताओं को दूर रखना पड़ता है। एक सच्चे वैज्ञानिक के नाते शासन की विशिष्ट नीतियों इतना ही कह सकता है कि अमुक अमुक परिस्थितियों में अमुक नीति या कायदे कानून का अमुक प्रभाव होगा। अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए उसके पास विस्तृत दृष्टांत होने चाहिए जिन्हें उसने देखा और परखा हो। यदि कोई नया दृष्टांत उसके कथन में कुछ शर्तें जोड़ने की मांग करे तो उसे अपने कथन में उपयुक्त संशोधन के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। एक सच्चे वैज्ञानिक की तरह राजनीति वैज्ञानिक अपने किसी कथन को अंतिम रूप से मान्य नहीं ठहराता। यदि वह पूर्ण ज्ञान, परफेक्ट नॉलेज प्राप्त होने का दावा करेगा तो समाज के लिए निरंकुश तंत्र का रास्ता खुल जाएगा।